नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में 1857 की क्रांति को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं और वीडियो को शॉर्ट रखेंगे जिससे आपको पढ़ने में समस्या ना हो और सभी प्रकार के फैक्ट्स इसमें कवर किए जाएंगे। तो निश्चिंत होकर देख सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आओ भैया कहानी को शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति एक चिंगारी थी जिसने बाद में एक ज्वाला का रूप लिया। इसके कई कारण थे, हम उस समय के तत्कालीन कारण से शुरू करते हैं। जो अंग्रेजी सेना होती थी उसमें भारतीय सैनिक भी होते थे और अंग्रेजी सैनिक भी होते थे। भारतीय सैनिकों में प्रमुख रूप से दो लोग थे, हिंदू लोग और मुस्लिम लोग थे। अब पहले के समय जो बंदूक चलती थी, 1857 के पहले के समय जो बंदूक चलती थी, उस बंदूक में उसको सीधा किया जाता था और उसकी नाल जो रहती थी उसमें बहुत सारा गन पाउडर यानी कि बारूद भरा जाता था और उसको एक ऐसे रॉड से अंदर किया जाता था, फिर बुलेट इंसर्ट किया जाता था और बंदूक से फायर होती थी। लेकिन इसमें काफी जटिल प्रोसेस थी। इसमें बारूद ज्यादा होता था तो बंदूक में कई बार प्रॉब्लम आती थी, कम बारूद होता था तो प्रॉब्लम आती थी और इससे इफिशियंसी कम हो रही थी और अंग्रेजों को हथियारों की अति आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि वो तो भैया अत्याचार ही करने पैदा हुए थे, अत्याचार कर रहे थे। तो उन्होंने एक नई प्रकार की बंदूक बुलवाई जिस बंदूक को बोला गया, यानी कि ये विकसित फॉर्म था बंदूक का, विकसित रूप था बंदूक का, और उस बंदूक को बोला गया क्या बोला गया? रॉयल एनफील्ड नहीं, एनफील्ड राइफल। उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया दोस्त एनफील्ड राइफल। और एनफील्ड राइफल में कुछ इस प्रकार का कारतूस चलता था, यानी कि इस प्रकार का कारतूस उसमें लगाया जाता था। इस कारतूस की अगर बात करें तो देखो इस पर कागज लपेटा हुआ है। कागज इसीलिए लपेटा हुआ है कि जब इस कारतूस को बंदूक में लगाया जाएगा, जो बंदूक थी वो ये वाली थी। इस बंदूक में कारतूस कैसे लगाया जाता था, आओ तो मैं फटाफट तरीके से बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये बंदूक है, बंदूक में यहां पर एक रॉड लगी रहती थी मेरे भाई, और इस बंदूक में ये रॉड लगी। इस बंदूक को इस तरीके से किया, खड़ा किया, और इसकी जो नाल रहती थी उस नाल में इस कारतूस को डाला जाता था। अब इस कारतूस को डालने के पहले इसको मुंह से छीलना पड़ता था। क्यों छीलना पड़ता था अभी बता रहा हूं। क्योंकि ऊपर से इसको पैक कर दिया जाता था। पैक क्यों किया जाता था? क्योंकि कारतूस कागज की बनी थी, मतलब कागज को लपेटा गया था कारतूस कारतूस के ऊपर। कागज को ही क्यों लपेटा गया था? जिससे जब बंदूक को फायर करें तो वो कागज वहीं नष्ट हो जाए और बाहर केवल जो धातु का बुलेट है वही आए। समझ में आती है? ढक्कन बाहर ना आए। और जब ऐसा किया गया तो एक समस्या आई कि भैया कागज के अंदर नमी जाती थी, कारतूस खराब हो जाता था। तो इन अंग्रेजों ने क्या किया, उस कागज के ऊपर, कारतूस के ऊपर जो कागज की पैकिंग थी, उस पैकिंग के ऊपर जो जानवरों की चर्बी होती है, और अफवाहों के अनुसार कुछ लोग कह रहे थे ये सुअर की चर्बी है, कुछ लोग कह रहे थे गाय या अन्य ऐसे ही पशुओं की चर्बी है। कुल मिला के बात कर लेते हैं, पशु की चर्बी है। पशु की चर्बी से लेप कर दिया, उसकी ग्रीसिंग कर दी, कोटिंग कर दी, जिससे अंदर नमी नहीं जाती थी। तो उनका आइडिया तो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन जब ये कारतूस हमारे हिंदू या हमारे भारतीय सैनिकों के पास आए, तो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, दोनों को वो चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक लगी, बहुत दिक्कत हुई उससे। क्यों दिक्कत हुई? क्योंकि मुस्लिमों में सुअर की चर्बी को टच भी नहीं कर सकते थे, उनके धर्म के खिलाफ था। और हिंदुओं में तो भैया वेजिटेरियन शाकाहारी थे, तो चर्बी तो बहुत दूर की बात हो गई। और इसीलिए सैनिकों ने इसको मना करना चालू किया कि भैया हम ये कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब एक सैनिक पर जोर जबरदस्ती करी गई इस कारतूस को इस्तेमाल करने के लिए, तो सैनिक का दिमाग खराब हुआ। उसने उठाई बंदूक और दो अधिकारियों में भी तान दी, दो अधिकारी वहीं पर निपटा दिए। अब वो जो महान सैनिक थे जिन्होंने ये काम किया, उनका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था उनका? नाम था सर मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन सी सैनिक टुकड़ी के सदस्य थे या कौन सी सैनिक टुकड़ी के सिपाही थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे। इन्होंने जिन दो अधिकारियों को मारा था उनमें से एक का नाम था सर्जेंट ह्यूसन और दूसरे का नाम था लेफ्टिनेंट बाघ। क्या नाम था? लेफ्टिनेंट बाघ। यहां बाह लिखा है, आपको बाघ याद करना है। क्लियर है? गा है यहां पे, गा, गा फॉर गमला। क्लियर है सर? क्लियर है। अब जब इन्होंने इनको मारा, दो सैनिकों को मारा, तो साधारण सी बात है, एक व्यक्ति ने विद्रोह किया था तो इसको इसको दबाना बहुत आसान था। अंग्रेजों ने बल का इस्तेमाल करके उनको पकड़ा और कोई दूसरा सैनिक ऐसी हिमाकत ना करे, इसीलिए मंगल पांडे को फांसी की सजा दी। और ये जो अधिकारियों को मारने की घटना थी ये हुई थी 29 मार्च 1857 को।
और कुछ ही दिन बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी की सजा दी गई। इनको लगा कि भारतीय सैनिक जो हैं वो इस कृत्य से दब जाएंगे, लेकिन भारत का खून हमेशा से खौलता है, खून में उबाल हमेशा से आता है, और विद्रोह दबने की बजाय बढ़ता चला गया। कैसे बढ़ता चला गया देखो बताता हूं। हो ये रहा था बैकग्राउंड में कि सभी वर्ग के लोग, सभी सेक्शन के लोग अंग्रेजों की प्रताड़ना से परेशान थे। जो राजा थे उनके ऊपर हड़प नीति लगाई गई थी, यानी कि अगर उनका कोई पुत्र नहीं है तो उनका जो शासन था वो अंग्रेजों के अधीन चला जाता था। इवन अगर वो कोई दत्तक पुत्र लेते हैं, किसी सन को, किसी पुत्र को अडॉप्ट करते हैं, तो वो उसको मान्यता नहीं थी। काफी लोग इससे बहुत परेशान थे। जमींदारों को परेशान किया जाता था, किसानों को परेशान किया जाता था, बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा था। और देखा जाए तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके जो अत्याचार है ये चरम पर जा रहे थे एकदम। क्यों चरम पर जा रहे थे, आओ इसका भी कारण बताता हूं। 1853 में एक एक्ट आया था जिसमें ब्रिटेन सरकार ने साफ साफ हिंट कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि बेटा आप कुछ ही दिन के मेहमान हो, कुछ ही दिन में तुम्हें भी निपटा देंगे। और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि भैया जाते जाते जितना लूट पाओ उतना लूटो, और अत्याचार चरम पे चला गया। अत्याचार चरम पे जब चला तो सभी लोग परेशान थे और सभी के मन में बगावत चल रही थी, पर एक कोई, बोलते ना अपन की, एक कोई कारण नहीं मिल रहा था, चिंगारी नहीं मिल रही थी। और चिंगारी का काम किया हमारे मंगल पांडे जी ने। और यहां से दो लोग मास्टरमाइंड बोल सकते हो। एक तो नाना साहब, जो कि मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे वो, और उनके जो सलाहकार सचिव थे, यानी कि अपन बोल सकते हैं एक राजनीतिज्ञ थे, डिप्लोमेट थे। इन दोनों ने एक प्लान बनाया। इन दोनों ने बोला पूरे देश में अब ये मौका है, पूरे देश में एक साथ विद्रोह प्लान करते हैं। और जब विद्रोह प्लान किया तो काफी समय पहले ही कई लोगों को ये अपना एक तरीके से बोले संदेश वाहक बनाया, जिनमें से जो साधु संत फकीर जो लोग थे, इन्होंने सबसे अहम भूमिका निभाई। इन्होंने गांव गांव कस्बों कस्बों में जाकर अपने गीत और गायन के माध्यम से एक संदेश दिया कि सब कुछ लाल होगा, नया बदलाव होगा, परिवर्तन का युग आएगा, कुछ बड़ा होने वाला है। और सबके दिमाग में इनके गीतों को सुन के लगने लगा कि यार कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। तो पहले से ही हिंट पूरे देश में पहुंच चुका था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और अब इनको एक फाइनल मैसेज पहुंचाना था। लेकिन किसी व्यक्ति के नाम से पहुंचे, किसी व्यक्ति के मुख से पहुंचाते तो अंग्रेज उसको मार देते। तो इन्होंने मैसेज आगे पहुंचाने के दो प्रतीक बनाए। कौन से प्रतीक बनाए सुनो। इन्होंने कमल का फूल और रोटी, इन दोनों को भेजा लोगों के पास। और मान्यताओं के अनुसार सबको एक बात पता थी कि भैया कुछ ना कुछ होगा। और जब ये संदेश आया तो तुरंत लोगों को क्लिक कर गया, भैया ये तो विद्रोह का इशारा है। और सैनिकों के पास कमल का फूल भेजा जाता था, गांव के लोगों के पास रोटी भेजी जाती थी। और उनसे जब कोई चौकीदार उनके पास, जैसे गांव के मुखिया के पास रोटी लेके जाएगा, तो वो कहता था भैया ये रोटी रखो और ऐसी 5 रोटी और बनवा के आगे के गांव में भेजो। तो एक उस समय का परंपरागत एक संकेत था, ये एक पॉजिटिविटी थी कि सब में फैला दो। यानी कि सैनिक जब आएंगे तो पूरा खाने पीने का बंदोबस्त करना होगा। जब सैनिकों के पास ये कमल जाता था तो सैनिक भी समझ जाते थे कि भैया ये विद्रोह का इशारा है। और इसमें सैनिक भी हिंट कर देते थे। मास्टरमाइंड देखो कितने खतरनाक थे। सैनिक भी एक कमल की पंखुड़ी को तोड़ के हिंट कर देते कि भैया हम सहमत हैं, हम भी साथ हैं। और इन्होंने फैसला किया कि 30 मई, किन्होंने फैसला किया भैया, फैसला किया था अपने नाना साहब और अजीमुल्ला खान ने, नाना साहब और अजीमुल्ला खान ने, कि 30 मई 1857 को पूरे देश में व्यापक आंदोलन होगा। लेकिन कई बार जो सोचो वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता, ध्यान से सुनो। बात है मेरठ की। मेरठ में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी में लगभग 80 के आसपास सैनिकों को 10 साल की सजा सुनाई गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। और उनका गांव भर में जुलूस निकाला गया, उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की गई। और यहां से उन लोगों के दिमाग में जो एक तरीके से बोले, जो चिंगारी ने ज्वाला का रूप लिया है। जब गांव वालों ने उनको बोला कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो, तुम सैनिक हो, तुम्हें विद्रोह करना है, वो बातें कानों में आई और उन्होंने विद्रोह करना चालू किया। और बात थी 30 मई की, 9 मई को इनकी बेइज्जती की गई और 10 मई को इन्होंने
हल्ला बोल दिया। 10 मई 1857 क्रांति की शुरुआत मेरठ से 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। ये एक पैदल टुकड़ी थी, इन्होंने जेलों को तोड़ा, दीवारों को तोड़ा, जितने अधिकारी आए उनको मारते चले गए और सेना, एक तरीके से सैनिक के समूह ने दिल्ली की तरफ कूच करी। और जब दिल्ली की तरफ कूच करी तो जहां लोगों को पता चलता गया भैया सैनिकों ने हल्ला बोल दिया है, तो जितने लोग थे उन्होंने अपनी अपनी जगह पर आंदोलन चालू कर दिया और 1857 की क्रांति के अलग 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 केंद्र बन गए। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है किस केंद्र पर किसने प्रतिनिधित्व किया, नेतृत्व किया, और उस केंद्र पर किस अंग्रेजी अधिकारी ने दमन किया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 30 मई के बाद ये सबसे पहले दिल्ली की तरफ बढ़े और दिल्ली में जब गए तो दिल्ली में इन्होंने बहादुर शाह जफर की अगर बात करें तो इनको इन्होंने नेतृत्व दे दिया, अपन बोले इनको राजा घोषित कर दिया, भारत का सम्राट घोषित कर दिया। किसको? बहादुर शाह जफर को। इनका दूसरा नाम कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है, अब सुनो, क्योंकि ये बहुत वृद्ध थे तो युद्ध तो लड़ नहीं सकते थे, तो इनका जो सेनापति था उसके हाथ में पूरी बागडोर दी कि तुम्हें लड़ना है, पूरी लड़ाई तुम्हें लड़ना है। जिस सेनापति का नाम रखा गया, जिस सेनापति का नाम था बख्त खां। और भैया विद्रोह दबाने वाले जो अंग्रेजी अधिकारी थे उनमें से पहला तो था निकलसन, लेकिन निकलसन पहले ही एक तरीके से हार गया था। दूसरी बार में जो इनको दबाने का जो काम मिला था वो मिला था हटसन को, और हटसन कामयाब हो गया था। और भैया ये जो बहादुर शाह जफर हैं, जब ये कामयाब हुआ हटसन इसके विद्रोह को दबाने के लिए, तो बहादुर शाह जफर बूढ़े आदमी थे, तो ये जाके हुमायूं के मकबरे में छिप गए थे। लेकिन अंग्रेजों ने वहां से इनको पकड़ा, और अगर शायद वो इनकी हत्या भारत में कर देते तो और भी ज्यादा बड़ा आंदोलन हो जाता कि राजा को मार दिया। तो इनको रंगून भेज दिया गया और वहां पर बर्मा भेज दिया गया और वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, अगला केंद्र जो तुम्हें याद रखना वो है कानपुर। कानपुर में जो एक तरीके से बोले नायक थे वो नाना साहब थे, और इनके जो सेनापति थे तात्या टोपे थे। अब नाना साहेब का मैंने परिचय तुम्हें यहां पर दे दिया है कि ये कौन है। यहां पर अगर बात करें तो ये विद्रोह भी दब गया। आखिरी में मैं पतन के कारण भी बताऊंगा। ये विद्रोह भी दबाने में अंग्रेज सफल रहे, और अंग्रेजी अधिकारी जिसने ये विद्रोह दबाया था उसका नाम था कॉलिन कैंपबेल। तुम्हें कैंपबेल याद रखना है। ठीक है भैया, तो ध्यान से सुनो। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, सेनापति बख्त खां और निकलसन और हटसन ने मिलकर दबा दिया। निकलसन पहले फेल हो गए थे लेकिन हटसन कामयाब हो गए थे। कानपुर में जो भारतीय नायक थे वो नाना साहब थे और इनके सेनापति थे तात्या टोपे। नाना साहेब का एक और नाम है, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है भाई मेरे, धोंडू पंथ नाम था इनका। ठीक है, तात्या टोपे का पूछ रहा हूं। ठीक, तात्या टोपे का बताना आप तुम। चलो, विद्रोह दबाने वाले की बात करें तो यहां पर कानपुर में विद्रोह दबाया था कैंपबेल ने। किसने? कैंपबेल। आगे बढ़ते हैं भैया। अगर बात करें लखनऊ की, लखनऊ भी बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र था। यहां पर बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल, और इन्होंने भी बहुत खतरनाक तरीके से, एक ऐसा बोला जाता है, कहीं लिखा मिलता है ऐसा, कि हाथी पर बैठकर इन्होंने सेना का नेतृत्व किया था। मतलब बहुत एक तरीके से बोले बहादुर रानी कहलाएंगे। और बेगम हजरत महल एक तरीके से अपन बोले इन यहां पर जो विद्रोह हुआ था वो भी दबा दिया गया। इसका श्रेय जो है वो भी कैंपबेल को जाता है। और जब विद्रोह दबाया गया तो बेगम हजरत महल नेपाल चली गई थी। ठीक है, अब सुनो, झांसी की बात करते हैं, झांसी या ग्वालियर की बात करते हैं तो मेरे भाई यहां पर भारतीय नायक जो महारानी थी रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया, और उनके साथ थे तात्या टोपे। इतनी बात क्लियर। और यहां पर काफी प्रयासों के बाद, क्योंकि रानी शेरनी थी अपनी, है ना, लेकिन फिर भी एक शेरनी को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया था, है ना। तो इसीलिए बहुत दुखद घटना हुई कि यहाँ पर जो जनरल ह्यूरोज है वो झांसी की रानी का ये जो विद्रोह था इसको एक तरीके से बोले इसका दमन करने में कामयाब हो गया। और जब झांसी की रानी शहीद हुई, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया अपने वतन के लिए। तो ये जो ह्यूरोज था ना, ये एक बात कहने पर मजबूर हो गया था ग्वालियर में। क्या बात थी? ध्यान से सुनो, पूरा ये वाक्यांश आता है। उसने बोला था, यहां वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यानी कि ये उनकी वीरता के प्रति एक रिस्पेक्ट पे करी थी इन्होंने, कि जिस भूमि पर अभी हम खड़े हैं, इस भूमि पर इस पूरे 1857 की क्रांति की सबसे बहादुर योद्धा है जो शहीद हुई है।
शब्द उनके दूसरे थे पर अर्थार्थ यही है। समझ में आई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सुनो, अब बात करें जगदीशपुर जो कि बिहार के अंदर था। यहां से भैया जिसने नेता, जो नेता थे, जिन नेतृत्व करता थे वो थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह याद कर लेना। और कुंवर सिंह के बारे में एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पूरी क्रांति में सबसे वृद्ध, एक तरीके से बोले सबसे वृद्ध नेता थे। लगभग 80 वर्ष की आयु थी और इन्होंने अंग्रेजों को इस विद्रोह के दौरान कई बार परास्त किया। सबसे अच्छा खेल इन्होंने ही खेला था, अनुभव भी बहुत था। और ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी के किनारे इनके हाथ पर, बाजू पर गोली लग गई थी, तो 80 साल की उम्र में अपनी बाजू को काट के गंगा नदी में समर्पित कर दिया था। सोचो कितना जिगर कहलाया किसमें? राजा कुंवर सिंह में। समझ में इतनी बात? और इनका जो ये विद्रोह था, इसका दमन करने में अंग्रेज सफल हुए, अंग्रेजों को जीत हासिल हुई। एक तो एक जो दमनकारी था उसके नाम के पीछे टेलर है और एक के पीछे आयर है। तो क्या? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। तो याद कर लेना, टेलर और आयर ने जगदीशपुर बिहार में दमन किया। फैजाबाद की अगर बात करें तो फैजाबाद में जो बागडोर संभाली थी वो मौलवी अहमदुल्ला ने संभाली थी। और यहां पर जो दमन किया था उसमें दो नाम सामने आते हैं, एक तो कैंपबेल जो कि अक्सर जगहों पर नौटंकी कर रहा था, यहां पे भी तुमने नाम देखे कैंपबेल के, है ना? तो इसने यहाँ फैजाबाद में भी दमन किया था। और एक नाम आता है जनरल आउटरम। क्या नाम आता है? जनरल आउटरम। इतनी बात क्लियर? आओ आगे बढ़े। इलाहाबाद की अगर बात करें तो इलाहाबाद में जो नेतृत्व किया था वो किया था लियाकत अली ने। और यहां पर जो दमन किया था वो कर्नल नील ने किया था। किसने किया था? कर्नल नील ने। आओ जरा बात करते हैं तात्या टोपे की। कुछ विशेष तथ्य इनसे पूछे जाते हैं। इनका वास्तविक नाम जो है वो रामचंद्र पांडुरंग था, याद कर लेना। भूमिका अगर बात करें तो वे नाना साहेब के कमांडर इन चीफ थे, सेनापति थे। और एक तरीके से बोले इनको धोखा मिला था, उन्हें उनके मित्र मान सिंह ने धोखे से अंग्रेजों को पकड़वा दिया था और 1859 में उन्हें फांसी दी गई थी। तो इनके मित्र ने ही इन्हें पकड़वा दिया था। अगर अदरवाइज जो अपने तात्या टोपे साहब थे बहुत ज्यादा जाबाज योद्धा थे। और भैया यहाँ पर एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए। मैं हमेशा कहता हूं तुम YouTube पर भी अगर इतना सिंसियर पढ़ रहे हो और इस वीडियो में यहां तक आए हो, यानी कि तुम बहुत सिंसियर हो। और ये कोई ऑफर नहीं है, केवल तुम्हारी सिंसियरिटी के लिए मेरी एक तरीके से बोले रिस्पेक्ट पे कर रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी डेडिकेशन के लिए, सिंसियरिटी के लिए। और फरवरी में अगर तुम इस कूपन कोड को किसी भी कोर्स पर यशखरी जीएस के अप्लाई करोगे 12SCD, तो तुम्हें 10% का ऑफ मिल जाएगा। ये कूपन कोड फरवरी 2026 में वैलिड है। अगर आप इस वीडियो को बहुत बाद में देख रहे हैं तो आप उसी मंथ की किसी वीडियो को देखिए। हमारी ये पहल है, हर एक सिंसियर स्टूडेंट को तोहफा मिलेगा। हर एक सिंसियर स्टूडेंट को ये तोहफा नहीं है, एक तरीके से ये एक बोले इनाम है तुम्हारी दृढ़ता का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। इसमें 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में अगर बात करें तो कुछ कथन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से देखो कौन से। वीडी सावरकर जी ने क्या कहा था, ये तुम्हें कथन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किसका कथन है। ठीक है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने बोला था? वीडी सावरकर जी, रट लेना। ठीक है भाई। यह और एक और वाक्यांश जो कि RC मजूमदार जी ने बोला था, इंपॉर्टेंट है। क्या? यह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्र संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम था। एक तरीके से ये किसने बोला था? RC मजूमदार ने। भैया तुमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेंजामिन डिज़रायली ने बोला था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। बेंजामिन ने बोला था, आ सकता है एग्जाम में, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे पर वो पूछे जाते हैं। सर जॉन लॉरेंस ने बोला था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, कि भैया ये तो केवल सिपाही विद्रोह था। ये किसने बोला था? ये बोला था लॉरेंस ने। समझ में इतनी बात? आओ इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम ये बहुत खतरनाक परिणाम निकला कि 1858 में, 1858 का भारत शासन अधिनियम आया और ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरी तरीके से कैंची चलाई गई। हालांकि ये बोला गया कि 1857 की क्रांति के कारण हुआ, पर मैंने तुम्हें बताया है जो अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटेन सरकार थी, वो पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी पर कैंची चलाना चाहती थी, पर यहां पर उनको मौका मिल गया था इतनी बड़ी क्रांति के कारण। और यहां से 1858 के एक्ट से ब्रिटिश क्राउन का सीधा राज हो गया भारत के ऊपर, महारानी विक्टोरिया का शासन हो गया। और भैया यहां पर जो अपना गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, इसके नाम को बदल दिया गया। केवल ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किया गया था कि सबसे बोला गया कि गवर्नर जनरल बदल चुके हैं, गवर्नर जनरल तो खत्म ही कर दिया। तो जनता मान गई, भोली वाली जनता थी, और नाम कर दिया गया उसी पद का वाइसरॉय ऑफ इंडिया।
और यहाँ पर महारानी ने एक प्रोरोगेशन भी किया था, एक प्रोक्लेमेशन किया था, एक तरीके से दरबार लगाया था, जहां पर महारानी के जो अधिकारी थे, महारानी नहीं आई थी, उनके अधिकारियों ने 1858 के एक्ट के बखान किए थे। क्या क्या हुआ था, यहाँ पे हड़प नीति बंद कर दी थी, सबको बताया कि हड़प नीति बंद कर दी थी, मनाना था सबको। धर्मांतरण होने लगा था इसके पहले तक, तो बोला कि अब धर्मांतरण भी नहीं होगा, जिसको जो धर्म मानना है वो धर्म मानेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इन्होंने बोला कि भैया हम गवर्नर जनरल हटा रहे हैं, तो सब में खुशी की लहर दौड़ गई और बोला आप वाइसरॉय आएंगे जो आपके शुभचिंतक होंगे, और वही व्यक्ति था। समझ में आई बात। लॉर्ड कैनिंग ही पहले गवर्नर जनरल था और वही क्या बन गया, वही प्रथम वाइसरॉय बन गया, और हर अपनीति को यहाँ पे समाप्त किया गया। इतनी बात क्लियर। और भैया इससे संबंधित कुछ बातें और बता रहा हूं, कुछ फैक्ट और बता रहा हूं, ध्यान से देखना। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो थे पाम्स्टन। कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? पाम्स्टन थे। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। इतनी बात क्लियर है भैया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां पर 1857 की क्रांति पूरी मैंने आपकी कंप्लीट करा दी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट बता के जाना, कमेंट में लिख के जाना, प्यारा सा कमेंट होगा कुछ नहीं, बस एक आत्मबल मिलता है उससे, ठीक है। और कुछ कोर्सेज के बारे में जानकारी दे रहा हूं, तो चाहो तो देख सकते हो। तो देखो भैया, यहाँ पर सफलता बैच है हमारा, जो कि 2026 का पूरा करंट अफेयर हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। हर महीने आपको 2 मैराथन दी जाएंगी ऐप पर, डेडिकेटेडली क्लासेस आएंगी ऐप पर, और उसमें उन मैराथन में पूरे 15 दिन का निचोड़ आपको दिया जाएगा, और वो 15 दिन का निचोड़ आपको याद करना है, अगले 15 दिन में फिर पूरा निचोड़ दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ हम आएंगे और आपके एक एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है भैया। इसकी प्राइस बहुत कम रखी, इसकी वैलिडिटी 1.5 साल रहने वाली है, तो तुम देख सकते हो, ठीक है। ऐप पर चले जाना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, और इस क्लास की पीडीएफ जो है वो भी तुम्हें ऐप पर ही मिलेगी, याद रखना। ऐप पर जाओगे, वहां पर तुम्हें YouTube पीडीएफ का सेक्शन मिलेगा, जैसे उस पर क्लिक करोगे टैब पर, तुम्हें पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर जाना, 1857 क्रांति के नाम से मिल जाएगी। जीएस परमाणु बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी व्यापम रेलवे बहुत डेप्थ में आपको कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिक जीके का बैच है भैया, इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये मात्र 20 दिन में, यानी कि 20 क्लासेस में पूरा स्टैटिक जीके कंप्लीट कराया है। और यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है भैया। उम्मीद है तुम्हें क्लास पसंद आई होगी। सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।